आइए वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का। स्वागत करता हूं आपका इस शो में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज क्या खास है प्राइम एट 4 में, उससे शुरुआत करते हैं। आज आपको दिखाएंगे संसद में नीट पर जंग, किसने किया राहुल का माइक बंद। खबर यह भी कि मूसलाधार बारिश में दिल्ली बनी समंदर, फिर भी क्यों है सियासी बवंडर। एक खबर यह भी कि धांधली का मुखिया कितने राज्यों में पेपर लीक किया। किंग पिन की पूरी रिपोर्ट आज आप प्राइम एट 4 में देखेंगे। और आइसक्रीम में उंगली डीएनए रिपोर्ट में किसकी निकली, यह भी आज प्राइम एट 4 में कुछ ही देर में आप देखेंगे। अगले 40 मिनट में खबरों का ऐसा संसार आपको दिखाएंगे जिसमें तमाम खबरें होंगी। नीट पर हंगामे से लेकर दिल्ली में समंदर की तस्वीरें आप देखेंगे, लेकिन सब राजधानी दिल्ली की, जिसे लंदन बनाने के सपने दिखाए गए, लेकिन सिर्फ एक दिन की बारिश ने दिल्ली को समंदर बना दिया। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली का हाल बेहाल है। राजधानी के कई इलाकों में भारी जल भराव है। मिंटो ब्रिज पर फंसे हैं वाहन, रोहिणी में सड़क धंस गई है। सड़कों पर जगह जगह लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से वाहन डूबे हुए हैं। ये हाल है मिंटो रोड की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं। देखिए बीचों बीच ये वाटर लॉगिंग हर साल का मामला है, लेकिन इससे निजात मिलती दिखाई दे नहीं रही है। हर साल मिंटो रोड पर खासतौर से दिल्ली में आप देखते हैं यूं ही बसों का, कारों का फंसना, लेकिन अगले साल फिर से वही दोहराया जाता है। और अब देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने की जो रोड है उसका क्या हाल है। ये जो आपको ये देखिए, ये क्या सड़क ऐसी हो सकती है क्या अगर वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाए, तो यह स्थिति हो सकती है। बारिश का दौर जारी है, लंबा जाम लगा हुआ है, बारिश में लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। और अभी तो बारिश शुरू हुई है, गाड़ियां कैसे फंसने लगी हैं और एयरपोर्ट तक पर हादसा हो गया है। उस हादसे के बारे में आगे मैं आपको प्राइम एट 4 में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन शुरुआत की बारिश ही ये बताने के लिए काफी है कि बारिश को देखते हुए तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं। मिंटो ब्रिज से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट तक, बीकाजी कामा प्लेस से लेकर शांति पथ तक, मधु विहार से महरौली तक, चारों तरफ आज दिल्ली जलमग्न दिखाई दी। चारों दिशाओं में दिल्ली डूबी हुई नजर आई। कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, आईजीआई, भीकाजी कामा प्लेस, शांति पथ, मधु विहार, महरौली, मोतीबाग, धौला कुआं, नेहरू प्लेस। देखिए जरा तस्वीरें अलग अलग जगहों की, लेकिन हाल एक जैसा। वाटर लॉगिंग, भीषण वाटर लॉगिंग, और कई जगहों पर तो कंस्ट्रक्शन ऐसा जो बारिश को झेल भी नहीं पाया। जरा एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए और देखिए ये हाल है देश की राजधानी का। तो बाकी की जगहों पर क्या हो रहा होगा, क्या होने वाला है, आगे मॉनसून की बारिश कैसे झेल पाएंगी बाकी जगहें, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। ये दिल्ली का दिल है, कनॉट प्लेस, ये मिंटो ब्रिज है। हर साल यहां पर बसें, कारें फंसी हुई दिखाई देती हैं बारिश में। थोड़ी तेज बारिश हो जाए, मिंटो ब्रिज का हाल ये हो जाता है। आईजीआई एयरपोर्ट, यहां एक भीषण हादसा हुआ। भीकाजी कामा प्लेस, शांति पथ, इधर नेहरू प्लेस आपको दिखाई दे रहा है। ये धौला कुआं है, मोतीबाग की तस्वीरें, ये महरौली आपको दिखाई दे रहा है, और मधु विहार। हर जगह वाटर लॉगिंग से लोग त्राहिमाम हैं। और ये इस सीजन में पहली ठीक ठाक बारिश दिल्ली में हुई है और उसके बाद ये स्थिति हो गई। दिल्ली का ऐसा हाल क्यों हुआ है, दिल्ली का ऐसा हाल क्यों हो गया, इसकी वजह है रिकॉर्ड तोड़ बारिश भी है। ऐसी बारिश कम होती है। आपको बताते हैं कि दिल्ली के किस हिस्से में कितनी बारिश हुई है। सफदरजंग में 228.1 मिलीमीटर यानी 8.98 इंच बारिश हुई है। लोधी रोड में 192.8 मिलीमीटर, रिज इलाके में 50.4 मिलीमीटर, पालम में 106.6 मिलीमीटर, आयानगर में 66.3 मिलीमीटर बारिश। और इस तरीके से एक साथ इतनी बारिश होने से ये लगा नहीं कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम इसको संभाल सकता है। दिल्ली के किशनगंज में भारी बारिश से बुरा हाल है। किशनगंज अंडरपास में पानी में फंस गई डीटीसी बस। जान बचाने के लिए लोग बस की छत में चढ़ गए और बाद में छत से लोगों को रेस्क्यू किया गया। अंडरपास में फंसी हुई डीटीसी बस, जरा देखिए वो अंडरपास में देखिए। इधर आप लोगों को जो रस्सी पकड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जरा उधर भी देख लीजिए। अंडरपास में बस की छत पर बैठे हुए लोग, जिनको बाद में निकाला गया। ऊपर ही आप G20 भी लिखा हुआ देख रहे हैं। तैयारियां जो की जाती हैं एक शहर में, वो किसी समारोह के दौरान तो होनी ही चाहिए, लेकिन समारोह के अलावा आने वाले दिनों में किस किस तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं, इसको देखते हुए भी तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन वो लगता नहीं है कि राजधानी में जैसी तैयारियां होनी चाहिए बारिश के मद्देनजर वैसी तैयारियां हैं। दिल्ली के आजादपुर इलाके में भारी जलभराव देखने को मिला। भारी बारिश से अंडरपास में यहां भी बस फंस गई। बस से यात्रियों को यहां भी बाहर निकाला गया। ये कुल मिलाकर दिल्ली में अलग अलग जगहों का हाल यही है। अंडरपास में वाहनों के फंसने का सिलसिला जारी है, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप हर साल लगभग दिल्ली में देखते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई तैयारियां की जाती हों
और अगले वर्ष ऐसा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी होती हो, अभी तक दिखाई नहीं देता। दिल्ली एनसीआर में जैसे ही मानसून की पहली ठीक बारिश हुई है, दिल्ली हिल गई है। एनसीआर की सड़कें बारिश के बाद समंदर में तब्दील हो गई हैं और इस वजह से गाड़ियां रास्तों में फ्लाईओवर पर फंसी हुई दिखाई दी। सुबह दफ्तर जाने के लिए घरों से निकले हुए लोग लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए। दिल्ली एनसीआर चारों तरफ पानी के बीच में घिरा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में भारी बारिश से हाल बेहाल है। डीटीसी बस पानी में फंसी हुई है। पानी से भरी बस के बीच लोग सफर करते नजर आए। तस्वीरों में आपको नजर आएगा, सड़कें ही नहीं बस भी पानी से लबालब हैं। ये देख लीजिए जरा, बस के भीतर की तस्वीर है ये। सड़क तो आपने देख ही लिया, सड़क में पानी में फंसी बस। अब बस के भीतर पानी भी देख लीजिए और पानी के बीच में फंसे हुए लोग यात्रा करते हुए। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के बंगले में भी पानी भर गया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। सुरक्षा गार्ड्स ने गोद में उठाकर रामगोपाल यादव को कार में बिठाया। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये जो मेरे घर के सामने स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में बताने के लिए मैंने अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं। ये देखिए जरा, ये यूं गार्ड्स ने और उनके घर में काम करने वाला जो स्टाफ है उसने रामगोपाल यादव को उठाया, क्योंकि नेताजी अगर इस तरीके से पानी से निकलते तो घुटनों से ऊपर पानी है, उनके पूरे कपड़े भीग जाते, तो उनको यूं कार में बिठाया गया। उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों को फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। और नेताजी को तो लोग फिर भी उठा लेंगे, लोगों का क्या होगा। मौसम की पहली बारिश के बीच आज जब दिल्ली वालों की आंखें खुली तो उनका वास्ता एक दर्दनाक हादसे की खबर से हुआ, जिसके बारे में सुनकर ही वो सिहर गए, बल्कि पूरा देश सिहर गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बड़ी दर्दनाक घटना सुबह घट गई। देश के वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट में एक कहलाता है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहां वो हुआ जिसका अंदाजा तक किसी को नहीं था। बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर ड्रॉपिंग पॉइंट की छत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। यहां आप वही तस्वीरें देख रहे हैं, छत का हिस्सा जिस जगह से गिरा, पहली तस्वीर ऊपर बाईं तरफ आपके स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर कैसे यह हादसा हुआ उसको दिखाने वाली तस्वीर बीचों बीच, और हादसे में एक व्यक्ति मारा गया। दाहिनी तरफ आपको वो व्यक्ति जब निकाला गया, उसको लेकर जाया गया, और वो तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। और इसमें से सिर्फ ये गाड़ी नहीं, कई गाड़ियां दब गईं, और अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं कि ये जिम्मेदारी किसकी है। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 हादसे से जुड़ी खबर का ये पहलू भी। हादसे के 11 घंटे बाद भी उड़ान सेवाएं बाधित हैं। टर्मिनल 1 से इंडिगो की सभी उड़ानें रात 12 बजे तक बंद हैं। इस हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी तो पीएम मोदी तक पहुंच गई। प्रियंका ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला, तो वहीं पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। जैसे मोदी साम्राज्य की हालत है वैसे ही टर्मिनल 1 गिरा है। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था, और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं, और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि डीजीसीए इसका नोट लेगा, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। एयरपोर्ट पर यह हादसा कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमारी टीम मौके पर पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। आपको पहले मैं तस्वीर दिखाना देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ है, और हादसा कितना भयावह रहा होगा उसका अंदाजा आप देख करके इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए पूरे जो छत है वो पूरी छत यहाँ पे कोलैप्स कर चुकी है। और जिस वक्त ये छत कोलैप्स कर रही थी उस वक्त लोग अंदर मौजूद थे, पार्किंग एरिया में गाड़ियां खड़ी थी, और जो लोहे का जो पिलर है वो पिलर सीधे गाड़ियों के ऊपर गिरा था, जिसको लेकर के कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसकी जो मेंटेनेंस की जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसके मेंटेनेंस में कहाँ कुछ चूक हुई, उसके सुपरविजन में कहाँ चूक हुई,
जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई और कई शख्स इस वक्त जो है अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। तो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां अब तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी यहाँ मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने घटनास्थल का पूरे तरीके से जायजा लिया और जायजा लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर बताया है कि इसको लेकर के जांच टीम का गठन कर दिया गया है और जो भी इसमें लापरवाही जिनकी पाई जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह की ये घटना घटी है आखिर उसके जिम्मेदार कौन है, क्योंकि देख सकते हैं कि जो आप जो लोहे का जो पिलर देख रहे हैं, जो पिलर है जिसने वो रूफ को सपोर्ट दिया हुआ था, वो लोहे का पिलर भी अचानक से गाड़ी के ऊपर गिरा था जिसमें शख्स की मौत हुई है। तो इसको देख करके आप अंदाजा लगाइए कि देखिए जो लोहे का जो पिलर है ये बिल्कुल जंग खाया हुआ है। तो ये वजह हैं जिसकी प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ये हादसा हुआ। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पाली के सूर्यनगर गांव में बाइक को बचाने के चक्कर में युवक नाले के तेज बहाव में बह गया। लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो में देखिए पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, युवक बाइक के साथ पुल पार करने की कोशिश कर रहा है और तभी उसकी बाइक पानी के तेज बहाव में फंस जाती है। बाइक बचाने के चक्कर में युवक पानी में बह जाता है। रेस्क्यू टीम युवक की तलाश कर रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो पाली में युवक पानी में बह गया तो राजस्थान के जोधपुर में एक घर पानी में डूब गया। परिवार पानी के बीच फंस गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कुदरत का कहर। ये हालात जून में है, जुलाई में क्या होगा अंदाजा लगाना मुहाल है। और अब जोधपुर, यहां भी जल प्रलय। पानी में कैसे आपने देखा, परिवार और जोधपुर में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया। समय रहते स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को बचा लिया। यहां तस्वीरों में आप देखेंगे पानी में पूरी बाइक डूबी हुई है। लोग बाइक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि 4 लोग मिलकर भी बाइक को खींच नहीं पा रहे। गनीमत रही कि यहां बाइक सवार उतना अनलकी नहीं रहा जितना आपको पाली के मामले में दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से 3 गाड़ियां दब गई। सड़क पर कई फीट ऊंचा मलबा जमा हो गया। ये देखिए जरा, ये हैं शिमला की तस्वीरें। लैंडस्लाइड की स्थिति देखिए और ये जो 2 गाड़ियां फंसी हुई हैं उनकी हालत देखिए। लैंडस्लाइड अब पहाड़ों में एक बड़ी चुनौती। मॉनसून के इस पूरे सीजन में आने जाने वालों को सावधान रहना होगा। और गुजरात के कच्छ से एक बड़ी खबर। कच्छ में मूसलाधार बारिश से उफान पर आ गई नदी। करीब 15 भैंसों के साथ एक शख्स नदी में फंस गया। उफनती नदी में बहती नजर आई भैंस। तस्वीर भचाऊ कस्बे की है जहां तेज बारिश के चलते नदी नालों में उफान आ गया और इसके बाद नदी के दूसरी तरफ करीब 15 भैंसें सैलाब के चलते फंस गईं। और जैसे ही थोड़ी देर बाद भैंस को चराने गए शख्स ने उन्हें नदी में उतारा। पानी के तेज बहाव के साथ सभी भैंसें बहने लगी। नदी के किनारे पर खड़े तमाम लोग इसे देखकर चिल्लाने लगे। कई भैंसें नदी पार कर निकल गईं लेकिन एक भैंस करीब आधा किलोमीटर तक पानी के बहाव से जूझती रही। कुछ देर बाद जैसे तैसे वो भी बाहर निकली। आगे आपको दिखाएंगे नीट पर संसद में कैसे हुआ हंगामा, लेकिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर आपको लेकर चलते हैं। संभाजी नगर में ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स को पीटा। मारपीट का ये वीडियो लोगों के बीच बहुत देखा जा रहा है। कार नहीं रोकने पर नाराज हुए दोनों पुलिसकर्मी। सामने आई तस्वीरों में यहां आप देख पाएंगे किस तरह एक पुलिसकर्मी पहले शख्स को एक साथ कई थप्पड़ मारता है और फिर वहीं मौजूद दूसरा पुलिसकर्मी डंडे से भी कई बार उसे पीटता है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसे रोक रहे थे लेकिन जब कार बगैर रोके वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था तो पुलिसकर्मियों ने पहले शख्स को जमकर पीटा और फिर उसका चालान काटा। और राहुल गांधी ने संसद में नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने नीट पर फौरन चर्चा की मांग की। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की। संसद सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही का आज हंगामेदार आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले नीट को लेकर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके बाद संसद में हंगामा होता रहा और आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और
सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। और लोकसभा में राहुल गांधी ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। नीट पर चर्चा की मांग के वक्त माइक बंद करने का आरोप उन्होंने लगाया। यहां पर माइक बंद करने का कोई बटन नहीं है, जवाब में स्पीकर ने कहा। जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फौरन जवाब दिया और कहा कि यहां पर कोई बटन नहीं होता जिससे मैं आपके माइक को बंद कर दूं। तो उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस और राहुल का तानाशाही रवैया है, गिरिराज ने कहा। जब आपकी बारी आएगी तो नीट पर बोलिएगा, गिरिराज ने कहा। कांग्रेस संसद को गिरवी रखना चाहती है, गिरिराज का ये बड़ा स्टेटमेंट। मेरा मानना है कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी का रवैया तानाशाही रवैया है। एक प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बीच में कोई स्थगन प्रस्ताव या कोई नहीं स्वीकृत होता है। उनको कहा गया स्पीकर की ओर से, जब आपकी बारी आएगी तो उस पर नीट भी घुसा लेना ना, नीट पे भी बोलना। लेकिन उनको तो जिद है, मैंने कह दिया तो वो क्यों नहीं हो। और कांग्रेस इसी लहजे में संसद को गिरवी रखना चाहता है। नीट को लेकर संसद के बाहर भी महाभारत हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। विपक्ष संसद में नीट पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो मांग है वो जनहित की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया और उनके जो है सपने कुचले गए, उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, वो परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज़ उठाई जा रही है कि नीट पर चर्चा हो। चर्चा होगी तो बहुत सब कुछ स्पष्ट होगा कि ये किन के संरक्षण में हो रहा है, और कोई भी पेपर लीक बिना सत्ता संरक्षण में नहीं होता। तो इसलिए जो है नीट है या और भी जितनी भर्तियां है, सभी पे जो है चर्चा होनी चाहिए और जरूरी है कि बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना हो। सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है। और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तक लोगों की एस्पिरेशन, बच्चों की और इंस्पिरेशन दोनों का ही सवाल है। और कहीं ना कहीं आप
यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं। और आगे आपको दिखाएंगे पेपर लीक के मुखिया की पूरी बैलेंस शीट, लेकिन पहले देखिए हैदराबाद में चोरों का आतंक। हैदराबाद में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहाँ रात में घर का दरवाजा तोड़ते हुए चोर का वीडियो वायरल हो रहा है। चोर पहले पैर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो रॉड के सहारे से दरवाजे को तोड़ना चाहता है। तस्वीरें हैदराबाद के सादनगर से सामने आई है। ये पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान में जयपुर विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने ये प्रदर्शन कुलपति के घर के बाहर किया। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विकास यादव के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में डूबने से विकास की मौत हो गई थी। छात्रों का कहना है कि विकास के डूबने के वक्त विश्वविद्यालय के स्विमिंग कोच मौके पर मौजूद थे, तो फिर उसकी डूबने से मौत कैसे हुई, इसकी हाई लेवल जांच कराई जाए। को रांची ले गई है सीबीआई। प्रिंसिपल एहसानुल हक से कई घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद हजारीबाग से रांची ले जाया गया उन्हें, और पार्सल वैन से हजारीबाग पेपर पहुंचाने के मामले में उनसे पूछताछ हुई। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर। आरोपी संजीव मुखिया पर बहुत बड़ा खुलासा। संजीव मुखिया गिरोह ने ही पेपर आउट किया था। बिहार के पूर्व डीजीपी का भी मामले से नाम जुड़ा। पेपर प्रिंट का टेंडर के इस मामले में पेपर प्रिंटिंग के टेंडर के मामले में संजीव सिंघल पर आरोप है। एक कमरे की प्रिंटिंग प्रेस को दिया था पेपर छापने का टेंडर। एक कमरे में चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने का टेंडर दिया गया। कंपनी के 60 डायरेक्टर्स को किया जा चुका है गिरफ्तार। पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया पर एक और बड़ा खुलासा। कई पेपर लीक का मास्टरमाइंड रह चुका है संजीव मुखिया। यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान तक जुड़े हुए हैं संजीव मुखिया के तार। ये बड़ा खुलासा पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। तो किस किस पेपर लीक के कांड से संजीव मुखिया जुड़ा हुआ है? हमने आपको बताया था कि नालंदा के करीब से इसका ताल्लुक और नालंदा के बॉर्डर से ही पेपर लीक होने के बारे में खबर आई। पता यह भी चल रहा है कि इसने अभी नेपाल में शरण ली हुई है, यहां से भागा हुआ है। ये वो तमाम पेपर्स हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, इसका पेपर लीक इसी ने कराया। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी, ये भी इसी ने पेपर लीक कराया। पुलिस संजीव मुखिया को तलाश रही थी। मुखिया अदालत से उसने राहत ली और बिहार पुलिस के रडार में होने के बावजूद नीट का पेपर उसने लीक करा लिया, यह दावा है। हरियाणा में पशु चिकित्सक भर्ती हो या फिर अंग्रेजी अध्यापकों की भर्ती, मुखिया के पास ही पेपर की चाबी होती थी। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर भर्ती में भी संजीव मुखिया ही मुख्य आरोपी है। तो आप समझ लीजिए ये संजीव मुखिया कितना बड़ा पेपर लीक का किंग पिन है। और सवाल ये कि एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा का पेपर वो लीक कराता चला गया, लेकिन उसकी लगाम कसने वाला कोई नहीं। इस बीच नीट पर केंद्र की हाई लेवल कमेटी ने छात्रों अभिभावकों से मांगे सुझाव। कमेटी ने परीक्षा में सुधार और एनटीए को लेकर सुझाव मांगे। नीट मामले में केंद्र ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। नीट मामले पर राजस्थान के झालावाड़ से बड़ा अपडेट। मेडिकल कॉलेज के 4 स्टूडेंट गिरफ्तार किए गए। डमी कैंडिडेट बनकर नीट एग्जाम देने का आरोप। चारों स्टूडेंट्स पर लाखों रुपए लेकर परीक्षा देने का आरोप। बीते दिनों क्राइम ब्रांच ने 10 स्टूडेंट्स से की थी पूछताछ। 8 स्टूडेंट्स को क्राइम ब्रांच ने छोड़ दिया था। अब भी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में 2 मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो ये वो लोग हैं जो किसी परीक्षार्थी की जगह खुद परीक्षा देते थे, इंपर्सनेशन करते थे, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह। और नीट मामले के आरोपियों की गोधरा में कोर्ट में पेशी हुई। 4 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। 5 में से 4 आरोपियों की सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड मांगी। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि देश में ये बड़ा रैकेट चल रहा है। ये गोधरा का नहीं, 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। 7 राज्यों में जांच फैली हुई है, पूछताछ जरूरी है। सीबीआई ने ये बातें कहते हुए कोर्ट से रिमांड मांगी। और आगे आपको दिखाने वाला हूं हेमंत सोरेन को कहां से मिली राहत। लेकिन पहले देखिए लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में क्या लिखा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सीट जीतने के बाद लखनऊ में एसपी के दफ्तर के बाहर कुछ ऐसे पोस्टर नजर आए।
जिनमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया। तस्वीरें जरा देखिए। पार्टी दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा है, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको बता दें कि एसपी इस लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में 29 जून को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगले 2 दिनों में जेडीयू के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बैठक को लेकर बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। बिहार में पुल गिरने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सदाचार के कारण मात्र 10 दिन के भीतर बिहार में केवल चौथा पुल ही गिरा है। बीजेपी और एनडीए की सरकार है तो सत्ता पक्ष और उनका अभिन्न अंग गोदी मीडिया इसे भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। डबल इंजन सरकार के पायलट अब कहेंगे कि शुक्र मनाओ कि 10 दिन में 4 ही पुल गिरे हैं, 10 तो नहीं गिर गए ना। यूपी में योगी सरकार राज्य में 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बन चुके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 3 और नए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों से प्रस्ताव मांगा है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसकी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने अपने 2 केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को महाराष्ट्र के दौरे पर भेजा है। ये दोनों नेता मुंबई में 2 दिनों तक रहेंगे और मुंबई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण रणनीति भी तैयार करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिली। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। आज ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज ये ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, कल वो। बिहार में एक और पुल धराशायी हो गया। किशनगंज से पुल धंसने की वजह से आवाजाही भी प्रभावित हुई है। बिहार में 10 दिन में चौथा पुल गिरा है। आपको बता दें कि इससे पहले मोतिहारी, अररिया, सिवान में पुल गिर चुके हैं और अब किशनगंज में पुल गिरने से बिहार में ब्रिज के कंस्ट्रक्शन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पिछले 2 साल में बिहार में कहां और कितने पुल गिरे, ये जरा बहुत जल्दी से देख लीजिए। 22 जून 2024 सिवान में नहर पर बना ब्रिज कोलैप्स हो गया। 18 जून 2024 अररिया में उद्घाटन से पहले ही पुल धड़ाम हो गया। 22 मार्च 2024 को सुपौल में निर्माणाधीन पुल गिरा। हादसे में एक मजदूर की मौत भी हो गई। 4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया। 19 मार्च 2023 सारण में अंग्रेजों के जमाने का एक पुल धराशायी हो गया। 16 जनवरी 2023 दरभंगा में कमला बलान नदी पर बना पुल गिर गया। यह स्थिति है बिहार में पुलों की।